श्रावस्ती के वन में हवा बहुत धीमे बह रही थी का समय था। श्रावस्ती के वन में हवा बहुत धीमे बह रही थी, जैसे वह भी किसी गहरे रहस्य को प्रकट करने से पहले ठहरकर सोच रही हो। चंद्रमा पूर्ण था, पर उसकी रोशनी तीखी नहीं थी, बल्कि वैसी थी जैसी किसी शांत मनुष्य की आंखों में झलकती है। उसी वन में एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसके भीतर उथल पुथल असाधारण थी। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बोलने में तेज था, इतना तेज कि लोग कहते थे उसकी जुबान उसकी बुद्धि से पहले चल पड़ती है। वह हर सभा में बोलता, हर चर्चा में अपनी राय रखता, हर विषय पर कुछ न कुछ कहे बिना रह नहीं पाता। उसे लगता था कि जो चुप रहता है वह कमजोर होता है, और जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। जितना वह बोलता, उतना ही उलझता जाता। उसके शब्द रिश्तों में दूरी पैदा करते, विवाद जन्म देते, और अंत में वही शब्द उसे अकेला छोड़ जाते। उस रात भी वह इसी उलझन में था। गांव में किसी से उसका झगड़ा हो गया था। बात छोटी थी, पर शब्दों ने उसे बड़ा बना दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो पछतावा आया। वह जानता था कि समस्या शब्दों में थी, पर वह खुद को रोक नहीं पाता था। इसी बेचैनी में उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन में ठहरे हुए हैं। लोगों ने कहा था कि वे उत्तर नहीं देते, बल्कि ऐसे प्रश्न जगा देते हैं उस ध्यान जिनके उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। विक्रम उसी आशा में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वैसी शांति थी जिसे देखकर मन अपने आप धीमा हो जाए। विक्रम कुछ कहना चाहता था, पर बुद्ध की उपस्थिति में उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। वह पहली बार किसी के सामने चुप खड़ा था। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। विक्रम ने तुरंत बोलना शुरू किया। उसने अपनी सारी कहानी कह डाली। कैसे वह सच बोलता है, कैसे लोग उसकी बातों को गलत समझ लेते हैं, कैसे उसके शब्द ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। वह बिना रुके बोलता रहा, जैसे वर्षों का बोझ एक ही सांस में उतार देना चाहता हो। बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे। जब विक्रम थककर चुप हुआ तब बुद्ध ने पूछा, जब तुम बोल रहे थे तब तुम अपने शब्दों को सुन रहे थे? विक्रम चौंक गया। उसने कहा, मैं तो अपनी बात कह रहा था। बुद्ध ने हल्के स्वर में कहा, यही समस्या है। जो केवल बोलता है वह स्वयं को नहीं सुनता, और जो स्वयं को नहीं सुनता वह स्वयं को कभी नहीं बदल सकता। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी सच्चाई को छू लिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। तुम कहते हो कि तुम सच बोलते हो, पर क्या सच हमेशा बोलना आवश्यक है? और यदि आवश्यक है, तो क्या उसे उसी क्षण उसी स्वर में कहना जरूरी है? विक्रम के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन वह भी बहुत बोलता था। हर निर्णय से पहले हर सभा में वह अपने विचार व्यक्त करता। धीरे धीरे उसके दरबारी समझ गए कि राजा क्या सोचता है। वे उसके शब्दों के अनुसार ही अपने उत्तर गढ़ने लगे। राजा को लगता रहा कि सब उससे सहमत हैं, पर असल में कोई सच नहीं बोलता था। एक दिन राज्य में बड़ा संकट आया। तब राजा को समझ में आया कि उसके शब्दों ने ही उसके चारों ओर झूठ की दीवार खड़ी कर दी थी। उस दिन के बाद उसने कम बोलना शुरू किया। जब वह चुप रहने लगा, तब लोगों के असली विचार सामने आने लगे। उन्हें इस समय और तभी वह सच में एक अच्छा राजा बन सका। बुद्ध ने कथा समाप्त कर विक्रम की ओर देखा। उन्होंने कहा, कम बोलना मौन नहीं है, कम बोलना जागरूकता है। यह वह स्थान है जहां से आत्म परिवर्तन शुरू होता है। विक्रम ने पूछा, लेकिन भंते, अगर मैं कम बोलूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, कम बोलने वाला कमजोर नहीं होता। कमजोर वह होता है जो अपने शब्दों का दास बन जाता है। मौन तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें गहरा बनाता है। उस रात विक्रम वहीं रुक गया। उसने बुद्ध के आश्रम में रहकर सीखने का निर्णय लिया। पहले दिन उसे बहुत कठिन लगा। हर बात पर कुछ कहने की आदत थी। जब कोई उसे कुछ कहता तो उत्तर अपने आप होंठों तक आ जाता, लेकिन वह रुक जाता। यह रुकना उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। दूसरे दिन एक भिक्षु ने उससे बिना कारण कठोर शब्द कह दिए। विक्रम का मन हुआ कि तुरंत जवाब दे। उसके भीतर पुराना विक्रम जाग उठा, लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने कुछ नहीं कहा।
वह पहली बार अपमान के बाद भी शांत रहा। उस रात उसने महसूस किया कि अपमान ने उसे नहीं जलाया, बल्कि उसका अहंकार ही जलता था। और आज वह आग नहीं जली थी। दिन बीतते गए। विक्रम कम बोलने लगा। उसने पाया कि जब वह चुप रहता है तो वह दूसरों को बेहतर सुन पाता है। उसने पहली बार लोगों के चेहरे पढ़ने शुरू किए, शाक्य किए, उनके भाव समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि शब्दों के पीछे भी एक संसार होता है जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या मौन ही समाधान है? बुद्ध ने कहा, सिंचान हम, मौन साधन है, समाधान नहीं। समाधान तो समझ है, और समझ मौन से जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम कम बोलते हो तब तुम्हारी ऊर्जा शब्दों में नहीं बहती, वह भीतर जमा होती है। वही ऊर्जा आत्म परिवर्तन की शक्ति बनती है। विक्रम को अपने जीवन के पुराने दृश्य याद आने लगे। कितनी बार उसने बिना सोचे बोलकर रिश्ते तोड़े थे। कितनी बार उसने सही होते हुए भी गलत तरीका चुना था। उसे समझ में आने लगा कि समस्या सच में नहीं, ऐरिशाम उसकी अभिव्यक्ति में थी। कुछ महीनों बाद विक्रम अपने गांव लौटा। लोग हैरान थे। वही व्यक्ति जो हर समय बोलता रहता था, अब शांत था। वह बोलता था, "तिथिंता," पर बहुत सोच समझकर। जब वह बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। उसके शब्दों में अब वजन था, क्योंकि वे कम थे। एक दिन वही व्यक्ति जिससे उसका झगड़ा हुआ था उसके पास आया। उसने कहा, पहले तुम बहुत बोलते थे पर सुनते नहीं थे। अब तुम कम बोलते हो पर तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। विक्रम मुस्कुराया। उसने समझ लिया था कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। और भीतर का रास्ता शब्दों से नहीं, मौन से होकर जाता है। वर्षों बाद लोग विक्रम के पास सलाह लेने आने लगे। वे पूछते, हम खुद को कैसे बदलें? विक्रम उन्हें बुद्ध की ओर इशारा करता और कहता, पहले कम बोलना सीखो। जब शब्द शांत होंगे, उसके पुष्पेरी करेगी, तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाओगे, और वही आवाज तुम्हें बदल देगी। और सच में जिसने कम बोलना सीख लिया, उसने खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम रख लिया। क्योंकि मौन में ही वह शक्ति छुपी होती है जो मनुष्य को भीतर से नया बना देती है। ठीक है, यह कहानी उसी भाव, गहराई और प्रवाह में लिख रहा हूं जैसा तुम्हें पसंद है। पूरी तरह कहानी के रूप में, बिना बुलेट पॉइंट्स, बिना गिनती के, और पूरी तरह कम बोलकर खुद को बदलो के संदेश पर आधारित। गौतम बुद्ध की छाया में। रात का समय था। पूर्णिमा की चांदनी सालवन के वृक्षों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। हवा शांत थी, पर उस शांति में भी एक बेचैनी छुपी हुई थी। उसी वन पथ पर एक युवक तेज कदमों से चला जा रहा था। उसका नाम था सुकेत। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता था, पर उसके भीतर एक तूफान चलता रहता था। उसके शब्द बहुत थे, विचार बहुत थे, शिकायतें बहुत थीं। वह हर किसी से बोलता था, हर किसी को समझाना चाहता था, हर जगह अपनी बात रखना चाहता था। पर जितना वह बोलता गया, उतना ही उसका जीवन उलझता चला गया। सुकेत को लगता था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह हार जाएगा। अगर उसने अपनी बात नहीं रखी तो दुनिया उसे कुचल देगी। इसी डर ने उसे बोलने का आदी बना दिया था। वह बोलता था जब बोलने की जरूरत नहीं होती थी। वह जवाब देता था जब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता था। और धीरे धीरे उसने देखा कि उसके रिश्ते टूट रहे हैं, मन अशांत है, और रातों की नींद खो चुकी है। एक दिन उसने सुना कि राजगृह के पास बांसवन में स्वयं गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि जो उनके पास जाता है, वह न्याय और अनिशाय नाम वह बदला हुआ लौटता है। सुकेत ने भी निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि उसका जीवन इतना अशांत क्यों है। पर भीतर ही भीतर वह यह भी सोच रहा था कि वह बुद्ध से लंबी बातचीत करेगा, अपने सारे प्रश्न पूछेगा, अपनी सारी पीड़ा शब्दों में उंडेल देगा। जब वह बांसवन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, पर कोई शोर नहीं है। सब मौन में हैं। बुद्ध सामने बैठे हैं, आंखें आधी बंद, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वे किसी और ही लोक में हों। सुकेत को यह मौन असहज लगने लगा। उसे लगा कि यहाँ लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सवाल क्यों नहीं कर रहे। जब सभा समाप्त हुई तो लोग एक एक करके बुद्ध के पास गए। कोई बहुत कम बोलता, कोई सिर्फ सिर झुकाता, और बुद्ध भी बहुत कम शब्दों में उत्तर देते। सुकेत की बारी आई। उसने आते ही बोलना शुरू कर दिया।
उसने अपने जीवन की सारी शिकायतें रख दी, अपने दुख गिना दिए, लोगों की बुराइयां बताई, पिराओ त्याकुन को राज की गलतियां गिनाई। वह लगातार बोलता रहा, जैसे भीतर जमा हुआ सब कुछ बाहर निकाल देना चाहता हो। बुद्ध ने उसे बीच में नहीं रोका। वे शांत रहे। सुकेत बोलता रहा और बोलते बोलते थक गया। जब वह चुप हुआ तब बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सुकेत ने कहा, थोड़ा हल्का, पर मन अब भी अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या शब्दों की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या शब्दों की अधिकता है। सुकेत चौंक गया। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, पर यह बात उसे समझ में नहीं आई। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। घड़ा पानी से भरा था। उन्होंने कहा, अगर इसमें और पानी डालूं, तात्विन निसम, बाहर डालूं तो क्या होगा? सुकेत बोला, पानी बाहर गिर जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम इतना बोलते हो, इतना सोचते हो, इतना समझाते हो कि मन में शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। उस दिन बुद्ध ने उसे बहुत कम शब्दों में बस इतना कहा, कुछ समय के लिए मौन को अपना मित्र बनाओ। सुकेत को यह सलाह अजीब लगी। उसे लगा कि चुप रहकर भला क्या बदलेगा, पर उसने निश्चय किया कि वह कुछ दिन बांसवन में ही रहेगा और बुद्ध की बात को आजमाएगा। पहला दिन उसके लिए बहुत कठिन था। वह हर बात पर बोलना चाहता था, पर खुद को रोकता रहा। उसे लगा जैसे भीतर कुछ फट जाएगा। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके भीतर चलने वाला शोर थोड़ा कम हो गया है। जब वह नहीं बोलता तो वह सुनने लगा। जब वह सुनने लगा तो उसे समझ आने लगा कि लोग क्या कह रहे हैं और उससे भी ज्यादा क्या नहीं कह रहे। एक शाम वह बुद्ध के पास फिर आया। इस बार वह चुप रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उस मौन में सुकेत को पहली बार सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वर्षों बाद मन ने सांस ली हो। दिन बीतते गए। सुकेत कम बोलने लगा। उसने देखा कि जब वह जवाब नहीं देता तो कई झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो लोग भी उसके सामने शांत हो जाते हैं। उसने यह भी देखा कि जिन लोगों को वह पहले अपना शत्रु समझता था, वे बस अपनी पीड़ा में बोल रहे थे। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मौन ही सब कुछ है? बुद्ध ने कहा, मौन शब्दों का विरोध नहीं है, मौन शब्दों की शुद्धि है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हर बात बोल देता है, वह अपने भीतर की शक्ति को बाहर बिखेर देता है, और जो व्यक्ति सोचकर, समझकर, सही समय पर बोलता है, उसकी बात में वजन होता है। सुकेत ने धीरे धीरे अपने जीवन में यह बदलाव लाना शुरू किया। जब वह अपने गांव लौटा तो लोग हैरान थे। जो व्यक्ति हर बात पर बहस करता था, वही अब शांत था। पहले वह हर अपमान